Hi, I am Professor L. K. Gavel, Department of Computer Science, Government GSG PG College, Balur. This lecture is prepared for PGDCA first semester. Subject Introduction to Software Organizations, Unit 3rd Computer Software. This is a second lecture. In this lecture, we have covered basics of software. Topic is that interpreter and assembler, linkers and loader, debugger, integrated development environment एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो पहले हम देखते हैं ये इंटरप्रेटर क्या होता है। इंटरप्रेटर भी एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। इसके अंतर्गत जो होता है, जो इंक्लूड्स होता है सोर्स कोड, प्री कंपाइल्ड कोड और स्क्रिप्ट। बेसिकली कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों का सेम जॉब है, दोनों ही हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर जहां पूरे सिंटैक्स को एक साथ चेक करने के बाद यदि सही सिंटैक्स सही है, सभी सिंटैक्स सही है, तभी जाके उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। जबकि इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन हर लाइन को इंटरप्रेट करता है, हर लाइन को चेक करता है, उसके बाद तुरंत उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। तो इस प्रकार से इंटरप्रेटर और कंपाइलर में जो बेसिक डिफरेंस है वो है कंपाइलर एक साथ करता है कन्वर्ट, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। तो अभी हम देखते हैं कि इंटरप्रेटर का रोल क्या होता है। तो इंटरप्रेटर का रोल होता है सोर्स कोड को लाइन बाय लाइन मशीन कोड में कन्वर्ट करता है रन टाइम। जब हम रन करते हैं उसी समय वो तुरंत लाइन बाय लाइन रन करता है, कन्वर्ट करता है। तो इस प्रकार से ये जो इंटरप्रेटर है वो लेस टाइम लेता है यदि हम कंपेयर करें कंपाइलर से। क्योंकि कंपाइलर क्या है कि पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट करता है, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। तो इसमें एनालाइज और प्रोसेस करने में कम समय लगता है और इसका एग्जीक्यूशन जो होता है स्लो होता है यदि हम कंपाइलर से कंपेयर करें तो। मतलब कंपाइलर फास्ट है और इंटरप्रेटर स्लो है, क्योंकि हर बार जब हम कोई हाई लेवल लैंग्वेज को इंटरप्रेट करते हैं तो वो हर बार इंटरप्रेट करता है, जबकि कंपाइलर यदि एक बार किसी प्रोग्राम को कंपाइल कर लिया है तो दोबारा उसको कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जबकि इंटरप्रेटर में यदि हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो हर बार इंटरप्रेट करना पड़ेगा। मतलब हर बार वो लाइन बाय लाइन फिर से सोर्स कोड को पढ़ेगा और उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर किस प्रकार से काम करता है। कंपाइलर का वर्क देखिए, पहले सोर्स कोड होता है, उसको फिर कंपाइल करता है, कंपाइल करने के बाद मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, उसके बाद आउटपुट देता है। जबकि इंटरप्रेटर जो होता है सोर्स कोड लेता है, उसको इंटरप्रेट करता है और सीधा उसको आउटपुट दे देता है। तो इस प्रकार से इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंस है। नेक्स्ट आता है असेंबलर। तो असेंबलर भी एक ऐसा प्रोग्राम्स है जो असेंबली लैंग्वेज एक न्यूमेरिक कोड होता है जो मशीन लैंग्वेज के बाद का कोड है, क्योंकि कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज ही समझता है 0 और 1, और मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना बहुत कठिन होता है। तो उस समय यदि सेकंड जनरेशन की यदि हम बात करेंगे तो असेंबली लैंग्वेज डेवलप हुआ था। तो असेंबली लैंग्वेज एक न्यूमेरिक सेट ऑफ कैरेक्टर्स होता है, कुछ न्यूमेरिक कोड होता है, अल्फा न्यूमेरिक कोड्स होता है जो कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म्स हैं, मशीन रीडेबल फॉर्म्स नहीं है। तो उस ह्यूमन रीडेबल फॉर्म्स को असेंबलर के द्वारा उस असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट किया जाता है मशीन कोड में, बाइनरी नंबर में। तो इस प्रकार से असेंबलर का वर्क है। और असेंबलर हर प्रकार के प्रोसेसर के लिए अलग अलग होता है। मतलब यदि हम बात करें कि असेंबलर आर्किटेक्चर, जो प्रोसेसर का जो आर्किटेक्चर है उस पर डिपेंड करता है। मतलब यदि एक असेंबलर किसी पर्टिकुलर प्रोसेसर के लिए डिज़ाइन किया गया है तो दूसरे प्रोसेसर में काम नहीं करेगा।
जबकि इंटरप्रेटर और कंपाइलर की यदि हम बात करते हैं तो मशीन इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी भी मशीन में लिखा हुआ प्रोग्राम सोर्स कोड को कंपाइल या इंटरप्रेट कर सकता है। तो इस प्रकार से असेंबलर का बेसिक मतलब क्या हुआ कि असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट आता है लिंकर। देखिए, लिंकर का मुख्य वर्क होता है लिंक करना डिफरेंट टाइप के जो सोर्स कोड के साथ, यदि और एक्स्ट्रा फाइल्स है या एक्स्ट्रा डेटाज है या डेटाबेस है, उन सारे चीज़ों को लिंक करना। लिंक करने के बाद ही वो ऑब्जेक्ट फाइल में कन्वर्ट करता है। तो लिंकर बेसिकली क्या काम करेगा, जो सोर्स कोड है उसको लेगा, सोर्स कोड के बाद फिर और कोई फाइल जो है जिसकी ज़रूरत पड़ रही है उन, या लाइब्रेरी फाइल जिसको हम बात करते हैं लाइब्रेरी फाइल ही बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा फाइल जो होती है या एक्स्ट्रा कोई इन्फॉर्मेशन है जो सोर्स कोड के अलावा है, उन सब को एक साथ लिंक करने का काम करता है लिंकर। और लिंकर बेसिकली दो प्रकार के होते हैं, लिंकेज एडिटर और डायनामिक लिंकर। तो ये दो प्रकार के लिंकर्स हैं। तो लिंकर क्या हुआ, एक स्पेशल प्रोग्राम से, इसको भी हम सिस्टम सॉफ्टवेयर के भाग ही है, जो कि डिफरेंट टाइप के पीस ऑफ कोड्स होते हैं, उस पीस ऑफ कोड को ऑर्गेनाइज करके एग्जीक्यूटिव फाइल में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट होता है लोडर। तो लोडर का बेसिकली पर्पस होता है जो लिंकर से जो आउट मिला रहता है, जो भी इनपुट मिलता है उसको मेमोरी, मेन मेमोरी में लोड करना। मतलब जो ऑब्जेक्ट कोड मिलता है कहाँ से, लिंकर से। लिंकर ऑब्जेक्ट कोड बनाता है, उस ऑब्जेक्ट कोड को लोड करने का काम होता है लोडर का। तो कहाँ लोड करेगा, मेन मेमोरी में लोड करेगा, और उसके बाद लोड करने के बाद कंप्यूटर उसको एक्सिक्यूट करता है। तो यहाँ पर क्लियर समझ में आ गया क्या कि किस प्रकार से लोडर काम करता है। लोडर भी तीन प्रकार के होते हैं, एब्सोल्यूट लोडिंग्स, रीलोकेबल लोडिंग एंड डायनेमिक रन टाइम लोडिंग। डायग्राम से क्लियर है लिंकर एंड लोडर, आप देख सकते हो। सोर्स कोड गया कंपाइलर पे, कंपाइलर से ऑब्जेक्ट कोड बनाया, ऑब्जेक्ट कोड बनने के बाद एडिशनल कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई सोर्स फाइल है वो लिंकर के पास जाएगा, ऑब्जेक्ट कोड जाएगा, दोनों लिंक होने के बाद एक एक्सिक्यूटेबल फाइल बनेगा, और उस एक्सिक्यूटेबल फाइल को जो लोडर है वो कहाँ लोड करेगा, मेमोरी में लोड करेगा। तो इस प्रकार से लिंकर और लोडर का वर्क होता है। जब भी हम किसी प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं या इंटरप्रेट करते हैं और उसको एक्सिक्यूट करना चाहते हैं किसी भी प्रोग्राम को, तो लिंकर और लोडर की ज़रूरत पड़ती है। ये दोनों के दोनों ही सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। यदि हम बेसिक डिफरेंस देखें दोनों में, लिंकर और लोडर में, तो मेन फंक्शन होता है लिंकर का कि जनरेट एक्सिक्यूटेबल फाइल, जबकि लोडर का मेन फंक्शन होता है मेन मेमोरी में एक्सिक्यूटेबल फाइल को लोड करना। लिंकर जो इनपुट लेता है वह आप जो कंपाइलर का जो आउटपुट होता है उस, या असेंबलर का जो आउटपुट होता है वो लिंकर का एज ए इनपुट होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड। और लोडर का जो इनपुट होता है वो एक्सिक्यूटेबल फाइल होता है, जो लिंकर के द्वारा जनरेट किया जाता है। क्योंकि लिंकर के द्वारा जनरेट किया गया जो एक्सिक्यूटेबल फाइल है उसको लोडर मेन मेमोरी में लोड करता है। और लिंकर का जो मेन यूज़ है वो कंबाइन करता है ऑल ऑब्जेक्ट मॉडल, डिफरेंट टाइप का ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स है उसको लिंकर कंबाइन करता है। जबकि लोडर का मुख्य कार्य होता है मेमोरी एड्रेस में एग्जीक्यूटेबल फाइल को एलोकेट करना। तो इस प्रकार से बेसिक डिफरेंस है लिंकर और लोडर में। नेक्स्ट आता है डीबगर। डीबगर नाम से क्लियर है, डीबग, बग मतलब होता है प्रोग्रामिंग से एरर। तो प्रोग्राम में जो इस प्रकार के भी एरर्स हैं उस एरर को हमको हटाने के लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज कॉल्ड डीबगर। जब हम प्रोग्राम बना लेते हैं, उस प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं, तो यदि किसी भी प्रोग्राम में कोई एरर्स हैं, उस एरर्स को इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शंस चेक करने के बाद जिस इंस्ट्रक्शंस में जहाँ पर भी एरर्स दिखता है उस एरर को वो हाईलाइट करता है
और यूज़र्स को बताता है कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में एरर्स है, इस पर्टिकुलर पोजीशंस पे एरर है। तो उस एरर को यूज़र क्या होता है, उसको मॉडिफाई करता है, मॉडिफाई करने के बाद फिर से उसको एक्सिक्यूट करता है। तो इस प्रकार से डिबगर का मेन पर्पस होता है किसी भी प्रोग्राम में किसी भी प्रकार का कोई भी एरर हो, उस एरर को आइडेंटिफाई करना और आइडेंटिफाई करने के बाद उस एरर को यूज़र के द्वारा रेक्टिफाई करना। तो एरर भी बताता है डिबगर, और किस पर्टिकुलर लाइन पे एरर है उसको भी हाईलाइट करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का मतलब होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो हर प्रकार के फैसिलिटी, कॉन्फ्रेंसिव फैसिलिटी, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से देता है कि उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में एक सॉफ्टवेयर डेवलपर अच्छे तरीके से सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकता है। बहुत सारे टूल्स, इनबिल्ट टूल्स फैसिलिटी देता है, इनबिल्ट एडिटर्स होता है, इनबिल्ट कंपाइलर होता है, और कई प्रकार के इस आईडी के अंतर्गत कई प्रकार के लैंग्वेज की फैसिलिटी देता है कि आप किसी भी प्रकार के लैंग्वेज में आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। उसके डिफरेंट प्रकार के कंपाइलर ऑलरेडी उस इन्वायरमेंट में इंटीग्रेटेड होता है, और साथ ही साथ उसमें डिबगर भी इंक्लूड होता है। मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहाँ पर हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यदि हम कोई प्रोग्राम करें तो हम उसी में एडिट भी कर सकते हैं, उसको डिबग भी कर सकते हैं, और किसी भी लैंग्वेज में हम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और उसको कंपाइल भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार का जो इन्वायरमेंट होता है उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो हम नेक्स्ट देखते हैं कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में कॉमन फीचर्स क्या क्या होता है। तो कॉमन फीचर्स होता है जैसे टेक्स्ट एडिटर, मतलब आप कोई भी प्रोग्राम को बना रहे हैं, यदि उसमें कोई गलती है तो आप उसको एडिटिंग कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। डिबग कर सकते हैं, कोई एरर्स आ गई है उस एरर को भी हम सुधार सकते हैं। कंपाइल कर सकते हैं, कोड को कंप्लीट कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट का मतलब होता है डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। मान लो हमारे पास एक इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट है और हमको सी में करना है या C++ में करना है या जावा में करना है, तो इस प्रकार से एक इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट देख जिसमें बहुत सारे लैंग्वेज सपोर्ट करता है। आप किसी भी लैंग्वेज के जानकार हो तो उस लैंग्वेज में आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और ये इंटीग्रेशंस एंड प्लगिंग, मतलब बहुत सारे ऐसे प्लगइन्स और है जिसको इंटीग्रेट करके रखता है, जिसके द्वारा हम उसी इन्वायरमेंट में बहुत सारे वर्क कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर दिए हुए हैं जो आईडी इन्वायरमेंट्स है, जैसे कि इंटेल IJ आइडियाज, विजुअल स्टूडियो, इक्लिप्स, R स्टूडियो, वेब स्टॉर्म्स, PHP स्टॉर्म्स, पाइचार्म्स, नेटबीन्स, एक्सकोड, विजुअल लाइंसा। ये एक बहुत प्री डिफाइंड और बहुत ही पॉपुलर ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके अंतर्गत हम किसी भी प्रकार का प्रोग्रामिंग हम कर सकते हैं। और ये इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट है, मतलब हमको जिस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करना है उस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर और यूजर के बीच में इंटरफेस करता है। कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर और यूजर के बीच का एक लेयर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। कोई भी इंस्ट्रक्शन हम ऑपरेटिंग सिस्टम को देते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम उस इंस्ट्रक्शन को यूजर हार्डवेयर तक कम्युनिकेट करता है और हार्डवेयर उस कम्युनिकेशंस के आधार पर वर्क करता है। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन टास्क जो होता है, जैसे फाइल मैनेजमेंट करना, मेमोरी मैनेजमेंट करना, प्रोसेस मैनेजमेंट करना, इनपुट आउटपुट डिवाइस को हैंडल करना, जितने भी पेरिफेरल्स डिवाइस है, डिस्क है, ड्राइव्स है, प्रिंटर्स है, उन सारे डिवाइसेस को भी मैनेजमेंट करना ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रमुख कार्य है। तो यहाँ पर हम देखते हैं फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली क्या काम करता है। तो देखिए यहाँ पर डायग्राम के द्वारा हमने बताया गया है जॉब अकाउंटिंग्स, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, नेटवर्किंग, कोऑर्डिनेशन बिटवीन अदर सॉफ्टवेयर एंड यूज़र। यदि हमारे पास कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और कोई भी यूज़र अनदर सॉफ्टवेयर है तो उन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से ही हम उसको ऑपरेट कर पाते हैं। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम
के हम किसी दूसरे प्रोग्राम को हम यूज़ नहीं कर सकते या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के यूज़ नहीं कर सकते हैं। प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस का मतलब होता है कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्रोग्राम रन होते हैं या रनिंग प्रोग्राम को ही हम एक्चुअल में प्रोसेस करते हैं। तो उन रनिंग प्रोग्राम कब तक चल रहा है, कब खत्म होगा, कब एंड होगा, कहाँ पर एलोकेट होगा, ये मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का है। मेमोरी मैनेजमेंट, जो प्रोसेस है वो कौन सा मेमोरी लोकेशन पे ऑक्यूपाई करेगा, डेटा कहाँ पर ऑक्यूपाई करेगा, हम कोई एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं वो किस जगह पे ऑक्यूपाई करेगा, जब हम क्लोज करते हैं तो मेमोरी को रिलीज करना है। तो इस प्रकार से मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है। फाइल मैनेजमेंट है कि कौन सा ड्राइव में कौन सा फाइल किस जगह पे एलोकेट हो रहा है, किस सेक्टर के उनसे ट्रैक पे स्टोर हो रहा है, ये सारे रिकॉर्ड्स ऑपरेटिंग सिस्टम रखता है। डिवाइस मैनेजमेंट का मतलब होता है कि हमारे कंप्यूटर में जो भी डिवाइसेस कनेक्ट हो रहे हैं, कौन कौन से डिवाइस कनेक्ट हो रहा है, उन डिवाइस कैसे काम करेगा, इसका मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। यदि कोई ऑपरेटिंग सिस्टम किसी डिवाइस को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो वो डिवाइस काम नहीं कर पाएगा। सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारे सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि किसी भी अनऑथेंटिक यूजर कैन नॉट बी एंटर टू योर सिस्टम्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है कि किसी भी पर्टिकुलर फाइल को वो लॉक कर सकता है, उसका यूज़र कोई दूसरा यूज़र लॉगिन करके नहीं देख सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है, रीड ओनली बना सकता है, हिडन कर सकता है। तो ये बहुत सारे सिक्योरिटीज़ है ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैनेज करता है। तो ये सारे फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के जिसके द्वारा कंप्यूटर आपका मैनेजमेंट होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बूटिंग प्रोसेस। तो बूटिंग प्रोसेस एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है। क्योंकि जैसे ही हम कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो कंप्यूटर को जैसे ही स्विच ऑन करते हैं वैसे ही जो लोडर होता है वो बायोस से बूटिंग सॉफ्टवेयर जो बूट स्ट्रैप लोडर हम बात करते हैं, बूट स्ट्रैप लोडर को वो कॉल करता है। कॉल करने के बाद वो बूट स्ट्रैप लोडर फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को कॉल करता है। तो बूटिंग प्रोसेस में जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं वैसे ही वो सारा कंप्यूटर के अंदर के पूरे इन्फॉर्मेशन को चेक कर लेता है। जब सारे इन्फॉर्मेशन ओके है, जैसे मेन मेमोरी हुआ, सारे डिवाइसेस कनेक्टेड है कि नहीं कनेक्टेड है, मेमोरी एलोकेशन क्लियर है कि नहीं, ये सबको स्पेसिफाई करता है। स्पेसिफाई करने के बाद जब सब चीज़ सही हो जाता है उसके बाद वो बूट स्ट्रैप लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में रहता है उस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से मेन मेमोरी में उसको लोड करता है और लोड करने के बाद ही हमको सिस्टम ऑन होता है। और ये पूरी प्रोसेस जो होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी में आने तक, जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम मेन मेमोरी में नहीं आएगा तब तक हमारा सिस्टम बूट नहीं होगा। तो ये पावर ऑन से लेके हमारा जैसे विंडोज़ में हम काम कर रहे हैं डेस्कटॉप आने तक या डॉस में हम काम कर रहे हैं तो प्रॉम्प्ट आने तक का पूरा प्रोसेस को हम बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं बूटिंग प्रोसेस में किस प्रकार से होता है। देखो, बायोस दैट इज अ बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम चेक इंटीग्रिटी चेक, मतलब ऑल द इंफॉर्मेशन इनसाइड द कंप्यूटर को चेक करता है। चेक करने के बाद वो MBR मास्टर बूट रिकॉर्ड दैट इज द फर्स्ट सेक्टर ऑफ द हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क, वहाँ से एक्सिक्यूट करता है। ग्रब दैट इज अ मेन पॉइंट्स है। एक्सिक्यूट करने के बाद फिर कर्नेल एक्सिक्यूट होता है। कर्नेल एक्सिक्यूट होने के बाद कर्नेल एक्सिक्यूट करते हैं, इनिशियलाइजेशंस करते हैं, INIT इनिशियलाइजेशंस इनिशिएट करता है रन लेवल पे और रन लेवल जो होता है वो एक्सिक्यूट करता है रन लेवल को। तो इस प्रकार से एक फ्लो होता है। ये पूरा फ्लो होने के बाद ही हम सिस्टम को बोलेंगे कि दैट सिस्टम कैन बी बूट। यदि यहाँ पर किसी भी प्रकार का किसी भी स्टेज में कोई प्रॉब्लम आता है तो हमारा सिस्टम बूट नहीं होगा। तो दिस इज अ पर्टिकुलर स्टेप्स फॉर बूटिंग्स। तो फर्स्ट बायोस, बायोस क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट से जैसे ही हम पावर को ऑन करते हैं वैसे ही वहाँ से बायोस में जो प्रोग्राम होता है बूट स्ट्रैप लोडर वो सारा चीज़ों को इंटीग्रिटी चेक, पावर ऑन पोस्ट का भी होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो इस प्रकार से चेकिंग करने के बाद ही एक एक स्टेप में एक एक वर्क होते जाता है और लास्ट रन लेवल एक्सिक्यूट करता है, तब हमारा स्क्रीन काम करने लायक बनता है। एक हमको यदि विंडोज़ की बात करते हैं तो हमको डेस्कटॉप प्रोवाइड होता है जहाँ पर हम कोई भी एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ रिबूट। रिबूट का मतलब होता है हम सिस्टम को एक बार बूट कर दिए, बूट करने के बाद दोबारा बूट करना रिबूट कहलाता है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बूटिंग्स, कोल्ड बूटिंग्स एंड वार्म बूटिंग्स। तो कोल्ड बूटिंग का मतलब होता है या कोल्ड रिबूट का मतलब होता है
कि हमारा सिस्टम ऑन है और ऑन होने के बाद हम पावर स्विच को यदि फिर से हम रीस्टार्ट करते हैं, फिर से ऑन ऑफ करते हैं, दैट इज कॉल्ड कोल्ड बूटिंग। और कोल्ड बूटिंग जैसे ही होगा, टर्न ऑफ करने के बाद टर्न ऑन करते हैं, फिर ऑल द प्रोसेस कैन बी डन, मतलब बूटिंग प्रोसेस दोबारा शुरू होगा। तो इस प्रकार से कोल्ड बूटिंग जितने बार भी करेंगे उतने बार भी हमारा सिस्टम बूटिंग प्रोसेस को फॉलो करेगा। एंड वार्म बूटिंग की वहाँ बात करते हैं, तो वार्म बूटिंग का मतलब होता है कि इसको हम सॉफ्ट बूटिंग भी बोलते हैं, वार्म। इसके लिए हम कंट्रोल अल्टर डिलीट की जो होता है कीबोर्ड में, एक साथ कॉम्बिनेशन में यदि हम प्रेस करते हैं तो फिर से सिस्टम क्या होता है, रिबूट होता है, और उसको हम बोलते हैं वार्म बूटिंग। इस समय सिस्टम पूरे को चेक नहीं करता है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें पावर सेल्फ टेस्ट होता है, ऑन होता है, मेमोरी में सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, बस रिफ्रेश करता है वो। वार्म बूटिंग से कंट्रोल अल्टर डेल करने से क्या होता है, रिफ्रेश होता है। बिना पावर को ऑफ किए बूटिंग को हम बोलते हैं वार्म बूटिंग, दैट इज अ सॉफ्ट बूटिंग। नेक्स्ट हम देखें टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अभी हमने देख लिया क्या क्या काम करते हैं और उसके कौन कौन से प्रकार हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के। यदि हम ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार देखें तो पहला बैच सिस्टम्स है, मल्टी प्रोग्रामिंग्स है, मल्टी प्रोसेसर है, टाइम शेयरिंग है, मल्टीटास्किंग है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो इन ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं तो कोई भी वर्क होता है वो बैचेस में होता है, एक बैच बना देते हैं और लाइन बाय लाइन उस बैच को ऑपरेटिंग प्रोसेस करता है प्रोसेसर। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि एक साथ एक प्रोसेसर एक साथ कई प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है। मल्टी प्रोसेसर का मतलब होता है कि एक ही प्रोग्राम को कई सारे प्रोसेसर, एक से ज़्यादा प्रोसेसर मिलकर उसको प्रोसेस करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग। टाइम शेयरिंग का मतलब होता है कि मान लो हमारे पास 5 प्रोग्राम है, तो दे डिसाइडेड टाइम इंटरवल कि 5 प्रोग्राम को कितने कितने सेकंड में एक एक प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करना है, उसके बाद वापस फिर से पहले प्रोग्राम में पहुंच जाएगा। तो टाइम शेयरिंग का मतलब होता है टाइम अलॉटमेंट पर्टिकुलर प्रोग्राम्स को। एक से ज़्यादा प्रोग्राम है तो उसको उस तरीके से उसको टाइम स्लाइस में डिवाइड करेगा और पर्टिकुलर प्रोग्राम को उस समय तक एक्सिक्यूट करेगा जितना उसका टाइम अलॉटेड है। जैसे ही टाइम उसका क्लोज हो जाएगा वो नेक्स्ट प्रोग्राम में आ जाएगा, नेक्स्ट प्रोग्राम का टाइम क्लोज हो जाएगा तो नेक्स्ट में आ जाएगा, और जैसे एंड प्रोग्राम है वहाँ का टाइम खत्म होने के बाद फिर से वो फर्स्ट प्रोग्राम में जाएगा और फर्स्ट प्रोग्राम जहाँ पर ख़त्म हुआ था उस समय वहाँ से फिर शुरू करेगा। तो इस प्रकार के जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हम बोलते हैं। मल्टीटास्किंग भी एक प्रकार का टाइम शेयरिंग है, दैट कैन बी यूज फॉर डिफाइंड मल्टीपल टास्क एट ए टाइम, बट वी कैन से दैट कंप्यूटर कैन नॉट वर्क सेम टाइम मोर देन वन टास्क। कंप्यूटर एक समय में एक से ज़्यादा काम नहीं कर सकता, यदि एक समय में एक काम कर रहा है तो दूसरा काम नहीं कर सकता, जबकि मल्टीटास्किंग का मतलब होगा एक ही समय में एक से ज़्यादा कार्य करना। तो दैट इज एडवांटेज, मोर एडवांटेज ऑफ द टाइम शेयरिंग। इसमें हम यदि हम बात करें तो टाइम शेयरिंग का ही एक वर्जन है, क्योंकि हर टास्क को एक डिफाइंड टाइम दिया जाता है और वो डिफाइंड टाइम पे ही टास्क को क्लियर करता है। जैसे यदि हम बात करें एक एग्जांपल के तौर पे कि यदि हम कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हैं और हम म्यूज़िक प्ले कर रखे हैं, म्यूज़िक प्ले कर रहे हैं, तो दोनों टास्क हमको ऐसा लग रहा है कि एक साथ साइमल्टेनियसली चल रहा है, जबकि इंटरनली प्रोसेसर जो है साइमल्टेनियसली नहीं चलता है, वो पर्टिकुलर टाइम अलॉटमेंट करता है, वो टाइम इतना कम होता है कि हमको ऐसा लगता है कि दोनों टास्क एक साथ चल रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि पर्टिकुलर टास्क को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अलग अलग लोकेशन, मतलब एक काम को डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में, और डिफरेंट डिफरेंट एरियाज जो काम करता है वो इंडिपेंडेंट होता है और उसको कंबाइन कर दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक प्रकार का ऑनलाइन ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, जो ऐसा फील होता है कि हम जैसे ही तुरंत काम कर रहे हैं वैसे ही उसका रिस्पांस तुरंत मिल रहा है। तो इसी के अंतर्गत हम देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ पोर्शन है डॉस। तो डॉस एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो IBM कंपेटिबल कंप्यूटर्स के लिए यूज़ किया गया था IBM ने, और इसके इनिशियली में 2 वर्जन्स थे, जिसको PC डॉस के नाम से जाना जाता था और दूसरा था MS डॉस जो है
माइक्रोसॉफ्ट डॉस, जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया था। तो बेसिकली डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम IBM डॉस जो IBM कंपनी ने डेवलप किया, और दूसरा था माइक्रोसॉफ्ट डॉस जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया था। और ये दोनों पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये बेसिकली ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस था, जिसमें हमको कोई भी काम करने के लिए हमको टाइप करके इन्फॉर्म करना पड़ता था कि क्या काम करना है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस। यहाँ पर हमको कोई भी कमांड्स के द्वारा, कमांड्स के थ्रू हमको जो भी काम करना है उस काम को कंप्यूटर पे उस डॉस प्रॉम्प्ट पे हमको लिखना पड़ता है। डॉस प्रॉम्प्ट क्या करता है, उस कमांड्स को इंटरप्रेट करता है और हमको वो पर्टिकुलर काम जो हम करना चाहते हैं उसको आउटपुट दिखाता है। तो डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका स्क्रीन इस तरीके से देख सकते हैं हम, डॉस का इस प्रकार से दिखता है। देखिए हमको कोई भी कमांड यहाँ पर लिखना है, जैसे वहाँ पर dir एक कमांड दिख रहा होगा आपको। तो dir का मतलब होता है डिस्प्ले ऑल द डायरेक्टरीज एंड फाइल। तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितने भी डायरेक्टरीज और फाइल है उनको लिस्ट चाहिए, तो उसके लिए कमांड हमने दिया है यहाँ पर dir। तो dir जैसे किया तो यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्टरी dir लिखा हुआ है, और जिसमें dir नहीं लिखा है, जिसमें कुछ साइज दिख रहा है, दैट इज़ अ फाइल। तो इस प्रकार से हम बहुत सारे डॉस की कमांड्स हैं, उन डॉस के कमांड्स के द्वारा ही उन कमांडों का यूज करके हम कोई भी काम कर सकते हैं डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम में। दूसरा प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम जो आजकल मोस्ट पॉपुलर है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया था। डॉस के बाद, माइक्रोसॉफ्ट डॉस के बाद फिर विंडो एनवायरनमेंट डेवलप किया गया। विंडो एनवायरनमेंट के बाद विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलप किया गया, जो आज के डेट पे हम यूज़ कर रहे हैं। तो विंडोज़ इन्वायरमेंट जो होता है बेसिकली ग्राफिकल यूजर इन्वायरमेंट से, जहाँ पर कुछ ग्राफिकल सिम्बॉल्स होते हैं, उस ग्राफिकल सिम्बॉल्स के द्वारा हमको जो भी कार्य करना होता है हम कर सकते हैं उसको पर्टिकुलर ग्राफिक्स को सेलेक्ट करके। जैसे हमको फाइल ओपन करना है, या माई कंप्यूटर में जाना है, फोल्डर में जाना है, और आपका बहुत सारे वर्क ऑपरेटिंग विंडोज़ जो है आपको प्रोवाइड करता है। तो पर्टिकुलर कार्य करने के लिए हमको कमांड याद करने की ज़रूरत नहीं रहता है, हमको सिर्फ वहाँ पर जाके देख सकते हैं, और देख के क्लिक करके हम उस पर्टिकुलर कमांड्स को एक्सिक्यूट कर सकते हैं। इसलिए ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम बन गया, और हर कोई इस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करने लगा। और ये मल्टीटास्किंग भी है कि एक साथ हम कई काम कर सकते हैं इसमें। मल्टी यूज़र भी विंडोज़ हैं, जिसमें नेटवर्किंग के द्वारा हम कई पीसीस को कनेक्ट कर सकते हैं और वर्क कर सकते हैं। तो विंडोज़ जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला, पीसी में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला, पीसी में पर्सनल कंप्यूटर में एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो विंडोज़ जो दिखा रहा है, विजय 20 सबसे पहले विंडोज़ NT 3.1 93 में आया था, उसके बाद फिर 3.5 आया, विंडोज़ 4.0 आया, और अभी विंडोज़ 2000 आया, उसके बाद XP 2001 में आया, और अभी आप देख सकते हो विंडोज 7, विंडो 8, विंडो 9, विंडो 10। इस प्रकार से विंडोज़ की अपनी एक अलग सीरीज है। विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे एक ऐसे फीचर्स दिया गया जो मोबाइल में भी यूज़ किया गया, जिसमें हम टच स्क्रीन फीचर की हम बात करते हैं। जैसे मोबाइल में टच स्क्रीन होता है, उसी प्रकार से विंडोज 7 की एक नया फीचर्स जो है टच स्क्रीन फीचर्स भी, जो टैबलेट या कंप्यूटर या मोबाइल्स में यूज़ किया गया। तो इस प्रकार से विंडोज़ जो कंप्यूटर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, जिसको हर कोई भी यूज़र उसको ग्राफिक्स को देख के यूज़ कर सकता है। नेक्स्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम जो बहुत ही ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज़ अ यूनिक्स। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बेल एंड लेबोरेटरीज के अंतर्गत 1960 के आसपास इसका डेवलप हुआ था, और ये 1970 में बहुत ही हाई लेवल कंप्यूटिंग यूज़ हुआ। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। इसमें हम बहुत सारे यूज़र्स को एक साथ कनेक्ट करके ऑपरेट करवा सकते हैं। उसके बाद यूनिक्स में बहुत सारे ऐसे कॉमन फीचर्स आने लगे, जिसमें आज के समय में जैसे लिनक्स की हम बात करते हैं, GNU लिनक्स की बात करते हैं, सन सोलरिस की हम बात करते हैं, दैट इज़ अ वेरियस डिफरेंट वर्जन ऑफ यूनिक्स। और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से ही एडवांस यदि हम बात करते हैं लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें उबंटू है, रेड हैट है, जिसमें ऑलरेडी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इन्वायरमेंट इनबिल्ट किया गया है।
पहले यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी प्रकार का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं था। डॉस की समान ही इसमें भी कमांड्स दिया जाता था और कमांड्स के माध्यम से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता था। बेसिकली डिफरेंस था डॉस और यूनिक्स में, तो डॉस सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था, जबकि यूनिक्स जो था मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम था। मतलब DOS can have a capable to operate only one computer, but Unix can be operate to more than one computers। तो इसलिए इसको हम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम्स कहते हैं। तो यूनिक्स का बेसिकली यूज होता था जहां पर हमको एक साथ बहुत सारे सिस्टम को ऑपरेट करना है, ऐसी जगह पे यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया गया। और आज मोस्ट पॉपुलर के रूप में लाइनेक्स वर्जन जो है उसको यूज किया जाता है, क्योंकि उसमें दोनों प्रकार की चीज़ें आ गई हैं। लाइनेक्स में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी उसमें है, तो एज अ विंडोज़ के समान ही हम उसमें काम कर सकते हैं। और दूसरी लाइनेक्स टोटली फ्री है, तो इसलिए हम फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर की यदि हम बात करते हैं, अभी हमने देखा फ्री फर्स्ट लेक्चर में, तो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर मतलब कोई भी इसको कहीं पर से डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर सकता है, जबकि यूनिक्स हो या डॉस हो या विंडोज़ हो, इसको आपको लाइसेंसली परचेस करना पड़ता है। बिना परचेस के आप अपने सिस्टम में इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो ये इस प्रकार से ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। थैंक यू।